जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के पार्ट सेकंड में आज हम भाषा के घटक व्याकरण की परिभाषा व विभाग व देवनागरी लिपि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अवश्य ही आपका दिन मंगलमय होगा। तो चलें बात करते हैं भाषा के घटक कौन से हैं। क्या कह रहे हैं कि भाषा के जो घटक है वो कौन कौन से हैं? तो भाषा के घटक है, पहले आता है ध्वनि। भाषा के जो घटक है सबसे पहले है ध्वनि। यानी ध्वनि के लिए क्या कहा गया? ध्वनि के लिए कहा गया है कि मानव प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज जो है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। दूसरा आता है इसमें वर्ण। क्या आता है? दूसरा आता है वर्ण। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि, कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। तो वह छोटी से छोटी जिसके और खंड ना हो सके, यानी वर्ण ही एक ऐसा आखिरी माध्यम है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सके, वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण जानते हैं आप, जैसे आ ई उ आ ई, ये संपूर्ण आ गए। यानी हिंदी में 11 स्वर और 33 वर्ण जो है, इनको मिलाकर के जितने भी वर्ण हैं इन सभी के टुकड़े नहीं किया जा सकते। ठीक है, अब बात करें दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बात करें शब्द। अब शब्द क्या है? अब शब्द क्या है? वर्णों के स्वतंत्र स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो है दो वर्णों को मिलकर बना हुआ है। वर्ण कौन से? स्वर और व्यंजन को मिलकर बना हुआ है। व्यंजन और व्यंजन को मिलकर नहीं, बल्कि स्वर और व्यंजन के मेल से। जैसे का हमने व्यंजन वर्ण लिया, का में से आ स्वर लिया, और ला व्यंजन वर्ण लिया, फिर आ लिया, फिर मा लिया, और कुल मिलाकर के ये क्या बना? ये बना कमल। कहने का मतलब शब्द तभी बनेगा जब दो वर्ण परस्पर मिलेंगे, दो वर्णों का मेल हो पाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे बात करते हैं पद। अभी अब सबसे पहले हमने क्या किया? ध्वनि की बात की। दूसरे नंबर पर वर्ण की बात की। तीसरे नंबर पर शब्द की बात की। और चौथा जो इसका घटक माना जाता वह माना जाता पद, यानी एक पंक्ति। प्रचलित रूप हर शब्द शब्द होता है, जैसे मोहन, ठीक है ना, मोहन, बगीचा, पढ़ाई, ये क्या हो गया? एक पद हो गया। परंतु जब इन्हीं शब्दों को का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाते हैं, यानी एक पंक्ति होगी। कैसी होगी? माना हमने यहां से कहा कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ मिलते हैं, पदों में नहीं, तो ये एक पद हो गया। कहने का मतलब ये यहां तक जब तक पूर्ण विराम ना आ जाए वो एक पद कहलाएगा। ठीक है, शब्द तो क्या था? जैसे यहां दे रखा मोहन, बगीचा, पढ़ाई, लेकिन पद क्या हो गया? जहां तक पूर्ण विराम आता है। ठीक है, अब पांचवा इसका है वाक्य। ठीक है ना, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो निश्चित भाव बोधक हो, वाव वाक्य कहलाता। ठीक है ना, निश्चित भाव जागृत करता हो, वाक्य कहलाता है। तो इनको आप रट लीजिए क्योंकि विशेष योगदान देने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर व्याकरण क्या है। अमूमन व्याकरण की परिभाषा पूछी जाती है कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसको भी रटने की आवश्यकता है। कहने का मतलब व्याकरण वह शब्द संस्कृत का है। हमारी हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ, यानी हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली हुई है। इसमें तीन शब्द होते हैं, वी प्लस आ, या वी प्लस आ, बी प्लस आ क्या है? बी प्लस आ
प्लस करण। ठीक है, इनके तीनों को शब्दों का जो अर्थ होगा वो इस प्रकार से, बी का अर्थ हो गया विशेष रूप से यानी विशेष प्रकार से। ठीक है, आ का मतलब हो गया भली भांति, आ का अर्थ क्या हो गया भली भांति, करण का अर्थ हो गया करना, अर्थात व्यवस्थित विधिवत क्रम, व्यवस्थित और विधिवत क्रम। ठीक है, व्याकरण क्या कराता है, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना, वही आ गया उसमें, शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना विशेष प्रकार से भली भांति अर्थ ग्रहण करना व्याकरण कहलाता है। ठीक है, विशेष नियम के अनुसार व्यवस्थित करके शुद्ध रूप बोलते या लिखते हैं। इस नियम उस भाषा को शुद्ध करने के रूप में सर्वमान्य होते हैं। इन नियमों को का संविधान ही व्याकरण कहलाता है। इसके लिए प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, दूसरी भाषा में व्याकरण के समान नहीं होता है। व्याकरण वह साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है। जिस तरीके से व्यक्ति के लिए अनुशासन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी तरीके से भाषा को शुद्ध रूप प्रदान कराने के लिए व्याकरण का अनुशासन बहुत जरूरी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध और दीर्घजीवी बनाता है। कुल मिलाकर के वो क्या, उसको जीवनी प्रदान करता है। अब बात करते हैं व्याकरण की परिभाषा क्या है। अमूमन परिभाषाएं भी पूछी जाती है, तो व्याकरण की परिभाषा क्या है, वह शास्त्र, क्या कहा, वह शास्त्र जिसके नियमों एवं अनुशासन का पालन करके सब भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। भाषा को शुद्ध बोलने पढ़ने लिखने के लिए व्याकरण का जानना आवश्यक है। मतलब किसी भी प्रकार से हम उसको शुद्ध प्रदान नहीं कर सकते जब तक हम व्याकरण के नियम को नहीं कर सकते। अब बात करें कि व्याकरण के विभाग कौन से, तो व्याकरण के विभाग है ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, जिसका प्रयोग ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। ध्वनि चिन्ह का ही दूसरा नाम वर्ण है, यानी हमें जिसका प्रयोग करते हैं चिन्ह यानी वर्ण, तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी। वर्णों से शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बनते हैं, और पदों के व्यवस्थित प्रयोग से ही सार्थक, सार्थक का मतलब क्या कहा, सार्थक का मतलब जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, सकारात्मक अर्थ निकलता हो, जिसका किसी वाक्य पर या रचना पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, सार्थक क्रिया हो। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण के मुख्य 4 विभाग माने गए हैं। अब इन विभागों की अगर बात करें कि कौन कौन से विभाग है, 4 विभाग कौन से होंगे, ये आगे इसमें नंबर 1 में आगे वर्ण। अभी हमने ऊपर इस पे चर्चा की थी, वर्ण की बात की थी। इनके अंतर्गत वर्णों का प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संयोग, संधि आदि के बारे में विचार किया जाता है। जितनी भी सारी चीजें आती है वर्ण के अंदर, ठीक है ना, इसमें क्या गया, इसके अंदर वर्णों के प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संयोग, संधि आदि का विचार किया जाता है। दूसरा आता है इसमें शब्द। अब शब्द में क्या है, शब्द में आ गया शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और पद की अगर बात करें तो पद क्या है, पद आ गया इसमें, पद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आदि के रूप और प्रयोग का विचार किया जाता है। लास्ट में आता है चौथा इसका वाक्य। अब वाक्य क्या है, वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य संश्लेषण, विश्लेषण, रचनांतरण, ग्राम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो ये क्या आगे व्याकरण के विभाग आगे। कहने का मतलब जिस तरीके से अनुशासन किसी विद्यालय को अनुशासन में रखने के लिए वहां टीम बिठाई जाती है, कमिटी बिठाई जाती है, ये देश को चलाने के लिए कि कौन सा विभाग किसके पास रहेगा, उसी प्रकार से व्याकरण ने भी अपना एक विभाग निश्चित किया है कि इनके अनुसार आप कार्य करेंगे। 4 विभाग है और चारों विभाग के अनुसार जो भाषा का शुद्ध प्रदान मिलता है वो इन्हीं से मिलता है। ठीक है, आगे बात करें अगर लिपि की। लिपि भी भाषा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लिपि किसे कहते हैं,
लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या है? लीपना या पोतना। लिपि मन लीपना या पोतना। अनपढ़ व्यक्ति के लिए कागज से उज्जवल पृष्ठ पर जो लिखा जाता है वह लीपना हो गया और पोतना ही है, परंतु पढ़े लिखे लोगों के लिए वे ध्वनि चिन्ह ही भाव विचार में बोधक होते हैं। अतः यह कहना बिल्कुल ठीक ही है कि मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी भाषा किस प्रकार से लिखी जाएगी, किस रूप में लिखी जाएगी, उसका जो मूल है, जो आधार है, वह लिपि होगी। अब बात करें कि संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या होगी। हमारी जो राष्ट्रभाषा है तो इसकी लिपि क्या होगी? इसकी लिपि होगी देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी की देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हो गई? अंग्रेजी में आती है रोमन लिपि। ठीक है, उर्दू की लिपि हो गई फारसी। ठीक है ना, पंजाबी की लिपि हो गई गुरुमुखी। ठीक है ना, हर भाषा की एक लिपि होती है, अपनी लिपि निश्चित होती है। उन अन्य भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, कहने का मतलब इधर को लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो केवल फारसी लिपि ही दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी भाषाएं देवनागरी लिपि है। ठीक है, कई बार अगर आता है प्रश्न बनता है एक कि देवनागरी लिपि अन्य किन भाषाओं की लिपि है, तो आप क्या लिखेंगे? उसमें ऑप्शन आया होगा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। तो ये जो 5 भाषाएं, इन भाषाओं की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, देवनागरी जो है वो सिंधी भाषा फारसी में लिखी जाती है। ठीक है, सिंधी से ही इसका रूपांतर जो हिंदी हुआ है। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, इसको आगे हम विश्लेषण करेंगे। अब बात करें कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ था, इसके भी विभाग है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी तक पहुंचने में देवनागरी लिपि को 4 चरणों में विभाजित किया गया। देवनागरी को ब्राह्मी लिपि से देवनागरी तक पहुंचने में इसको 4 चरण थे। पहला चरण क्या था? ब्राह्मी से गुप्त लिपि विकसित हुई। ठीक है ना, दूसरा था इसके गुप्त से कुटिल लिपि बनी और कुटिल से जो है वो प्राचीन नागरिक लिपि का विकास हुआ और फिर क्या है, प्राचीन नागरी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि का विकसित हुई। देवनागरी लिपि का विकास 15वीं ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास 15वीं 16वीं शताब्दी से माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर के आज हमने देवनागरी लिपि, भाषा के घटक और व्याकरण की परिभाषा और विश्लेषण हमने इसका किया। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम संपूर्ण हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम समय समय पर आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।